बताइए तो लास्ट वन कहाँ तक पढ़े थे? लास्ट क्लास में क्या पढ़े हैं आप? हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया आपने? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख रहे थे उसका यूनिट, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूनिट, राइट? तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या लिख रहे हैं? यूनिट लिख रहे हैं। तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आपके सामने आए हैं जिसकी यूनिट आपने क्या करा है? लिखना सीखा है, ठीक? बहुत सारे अभी भी बुक में हैं जिसको आप जाके क्या करिए, बैठ के सॉल्व करिए, यहाँ पर बैठ के सॉल्व करिए या घर पे बैठ के सॉल्व करिए, कहीं भी पढ़ाई को वक्त दीजिए, ठीक है? जब तक पढ़ाई को वक्त नहीं देंगे तब तक अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगा, राइट? ध्यान रखिएगा। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट निकल के आ गया था कल की क्लास में। फोन भी बंद हो गया था, डायरेक्ट डेड हो गया था, और उसके बाद में कुछ और भी चीजें आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट निकल के आया। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट उतना ही है जितना एनर्जी का, राइट? एनर्जी का, वर्क का, टॉर्क का, टॉर्क बोलू, टॉर्क बोलू? अबे एनर्जी, वर्क और टॉर्क का यूनिट क्या सेम है? अब कुछ सेम है भाई, कितने बोलोगे? बहुत पढ़ लिख कर आओ। तो जिस तरह से वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का जो यूनिट सेम है, उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट उतना ही आया था। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या जितने भी एनर्जी है, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो, क्या सबके यूनिट एकदम एनर्जी के बराबर ही आएंगे, सेम ही आएगा, या सवाल अलग हो जाएगा? तो ये तो निकालने की चीजें हैं, तो बार बार आता रहेगा आपके सामने, आप रिलेटिव करते रहिएगा। यहाँ इस बार जो एनर्जी का यूनिट हमने निकाला है वो क्या आया है और पिछले वाले का क्या आया है, दिमाग चलना चाहिए, ठीक है? तो अब किसके बताने हैं? पोटेंशियल का, थोड़ा ध्यान से समझिए। पोटेंशियल एनर्जी, पी या यू, दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। गणपति, गणपति कपड़ा एक पीछे उसको हटा दीजिए, बारिश हो रही है। ओके, तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट आपको चाहिए ताकि आप पोटेंशियल एनर्जी को इजिली क्या कर सके, मेजर कर सके, राइट? इस चैप्टर में विवेक विराट, थोड़ा ध्यान से समझिए, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं यूनिट, राइट? मतलब चैप्टर का ही नाम है यूनिट, मेजरमेंट एंड इट्स डायमेंशन। तो यूनिट, मेजरमेंट एंड इट्स डायमेंशन में हम यूनिट को पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ये सारे प्रोसेस है, ये जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं क्या है, मेजरमेंट तो ही है, लेकिन डायमेंशन अभी हम नहीं पढ़े हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो कंटिन्यू रहिए और यहाँ पर चीजों को अच्छे से एनालाइज करिए। लगभग बैच में पुराने हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा कि यार ये सब चीजें आया कहाँ से, है ना? तो होता क्या है ना कि फिल्में समझ में आ जाती हैं, जैसे सिनेमा अगर चल रहा है ना, कोई फिल्म वगैरह चल रहा है, तो वो अगर आप बीच में पहुंचे तो सिनेमाएं समझ में आती हैं, लेकिन हीरोइन अगर विधवा हो चुकी है और बहुत ज्यादा सुंदर है ना, तो समझ में तो आती है कि हीरोइन ना वो विलेन से बदला लेना चाह रहा है जिसने हीरो को क्या कर दिया, मार दिया। लेकिन दिमाग में हमेशा ये सवाल उठता रहता है कि हीरोइन ने विधवा क्यों हुई, है ना? क्यों मार दिया हीरो को? कितनी सुंदर हीरोइन थी, हाँ? अच्छे खासे शादी विवाह करता, अच्छे अच्छे जीवन बचा बिताता, बच्चे बच्चे करते, साले ने मार दिया। क्यों मार दिया? ये आत्माएं हमेशा भटकता रहेगा और आपसे पूछता रहेगा यार आखिर हुआ क्या था, है ना? चीजें समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी मन में ये सवाल उठना लाजमी है, नेचुरली आपके अंदर में ये सवाल उठेगा कि भैया क्यों मारा, किससे मारा, किस लिए मारा, आखिर क्या हुआ था कि मार दिया, राइट? ये क्या नहीं चलेगा? चलेगा ही, लेकिन फिर आगे का समझ में आता रहेगा। तो क्लास आज से और अभी से समझ में आने लगेंगी, मन में हमेशा आता रहेगा कि आया क्यों, काहे आया, पीछे क्या चला, समझ रहे हैं ना? ये चलना कॉमन है, ठीक है? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, मैं आपको कल बताया था एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, याद है? क्या था? हाँ हाँ, सुन के भी कुछ याद रख लो बॉस। एनर्जी के कितने टाइप रहे? कौन कौन से? ये उदा बच्चा,
मैकेनिकल एनर्जी और नॉन मैकेनिकल। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, एक तो पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, राइट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, तो मैं फटाफट लिखता हूँ कहीं पे, है ना। ये है एनर्जी, लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कल भी बोलने के बाद भूल गए हो तब लिखना जरूरी है। रनाया, कल लिखने के बावजूद अगर भूल गए तो लिखना जरूरी है, कहीं कूट उट पर लिखना। एनर्जी ना जनरली दो टाइप की होती है, एक होता है मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी। विवेक, हिंदी नहीं मिलेगा दोस्त, ठीक है। हाँ, अब हैबिट बनाना पड़ेगा, दिक्कतें होगी एक आध महीना, है ना, उसका फिर लाइन पे आ जाओगे। एक है नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ना बच्चा, ये दो टाइप का, एक कौन, काइनेटिक, काइनेटिक, और एक कौन सा, पोटेंशियल। ठीक, और ये बेचारे 6 प्रकार का, मतलब 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप है ना। ये बेचारे का कितना टाइप, 6 टाइप का नाम लिखना जरूरी है। हाँ लिख लो, सोलर एनर्जी, फटाफट लिख लो, अगर कहीं कूट उट पर लिखना चाहते हो कूट उट पे, ये इधर तो जगह बनेगा नहीं, तो मैं इधर लिख देता हूँ, आप उसके नीचे लिखिएगा, है ना। 6 टाइप का, मैं ये फटाफट लिख लो, सोलर, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, साउंड भी क्या एनर्जी है, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। इसके बाद है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और एक और भी है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये है एनर्जी। अभी जितने टाइप के बोर्ड पर दिख रहे हैं ना, क्या सभी के यूनिट एक ही जैसे आएंगे, ये तो एक सवाल होगा, ठीक है। भाई तो फुट ऊपर लिख लीजिए थोड़ा, इतना में याद रखिएगा बोलने वाले दिन। तो एनर्जी को समझाने के लिए, उसके यूनिट लिखने के लिए आपको टोटल एनर्जी को बतानी पड़ेगी। हम पढ़ेंगे शुरू होगा ना दूसरा यूनिट, पढ़ना है कितने यूनिट में, 3 यूनिट में ना, दूसरा यूनिट कौन, ठीक, ठीक में बातें करेंगे एनर्जी। ये सारी बातें तो बोर्ड पे लिखो, कहाँ पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना भी लिखना तो आपकी बात है। ये हम देखिए जल्दी, तो फालतू बात है अभी इस चैप्टर में। देखिए, हाँ, तो भाई थोड़ा फास्ट करना पड़ता है बच्चा, है ना, ओके। लिखने में टाइम वेस्ट ना करे, समझ लेंगे आराम आराम से, अपने लोगों को प्रॉपर्टी ही है, समझना आराम से है, लिखना है एकदम लाइट की स्पीड से। लाइट की स्पीड समझते हैं ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम ऑफ वैक्यूम। अरे वैक्यूम में लाइट की स्पीड तो पता ही है बॉस, हाँ तो बस उसी स्पीड से लिखो, ठीक है। तो या समझना है बिल्कुल कछुए की स्पीड से।
ओके कोई नहीं। तो अगेन अपने को लिखना है यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा ये समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा यूनिट पोटेंशियल एनर्जी के कुछ रिलेटिव्स, कि बेचारे उसके भी फिजिक्स में क्या कोई रिलेटिव्स हैं। तो आपको कल बताया गया बच्चा कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में जनरेट कब होता है, कब होता है। काइनेटिक तो तब होता है जब बॉडी मूव करता है, बॉडी क्या होता है, मूविंग होता है। जैसे ध्यान दे बच्चा, अब मैकेनिकल एनर्जी दो पार्ट का है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की टेंडेंसी होती है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, बॉडी की टेंडेंसी होती है। तो इसकी टेंडेंसी दो तरह का होता है, यानी बॉडी या तो मूविंग हो सकता है, नहीं तो रेस्ट हो सकता है। बॉडी के तो दो ही प्रॉपर मतलब नेचर है ना, या तो कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में रह सकता है, नहीं तो मूविंग हो सकता है। तो जो बॉडी मूविंग होता है मतलब जो एक्सेलरेटेड होता है, तब उस पर जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसका यूनिट आपने कल पढ़ लिया था, राइट। उसका एक्सप्रेशन आया था हाफ एम बी स्क्वायर, वहां से आ गया था उसका जो यूनिट था वो आ गया था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मतलब सेकेंड का पावर माइनस टू, ऐसे करके आया था ना कुछ। ओके। और अगेन बातें हम लोग कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो बॉडी के रेस्ट के सिचुएशन में क्रिएट होता है, ठीक। बॉडी की किस सिचुएशन में, रेस्ट की सिचुएशन में। जैसे ध्यान से समझिए, मैं अभी रेस्ट में हूँ, ठीक, और ये मेरा हाथ यहाँ पे आके रुका हुआ है, राइट। मेरा हाथ अभी यहाँ पर रुका हुआ है, हाँ। तो क्या अभी कुछ ना कुछ वर्क हमारे हाथ पे हो रहे हैं, हो रहा है। ऑफ कोर्स वर्क अगर जीरो है तो क्या एनर्जी भी जीरो होगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। वर्क जीरो होगा जहां, वहां एनर्जी जीरो हो, कोई जरूरी नहीं है। तो अभी हमारे हाथ इतने पे रुके हुए हैं, तो क्या हमारा हाथ मूविंग है, क्या हमारा हाथ मूविंग है, नहीं। हमारा हाथ इस पॉइंट पे इस सिचुएशन में आके क्या कर चुका है, रुक चुका है, मतलब एट रेस्ट हो चुका है। लेकिन हमारा हाथ अभी इस सिचुएशन में है, तो इस सिचुएशन में रहने के लिए इसे एक एनर्जी की जरूरत होती होगी। वो एनर्जी कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही कहाँ है, यहाँ पे रुका हुआ है। नहीं तो मैं फोर्स जीरो कर देता हूँ, आ गया अपने जगह पे, फोर्स जीरो कर दिया मैंने, फिर अपने जगह पे आ गया। मैं फिर से कुछ ना कुछ अप्लाइड का फोर्स लगा देता हूँ, फिर से अपने जगह पे आ गया। इसी जगह पे बने रहे कंटिन्यूअसली, इसी सिचुएशन में बने रहे, तो एक एनर्जी की जरूरत होगी जिसको पोटेंशियल एनर्जी। आपके सर पे, आपके घरों में जो पंखे लगे होंगे 6 महीना से लटके हुए हैं, मतलब 6 महीना से कंटिन्यूअसली, उसमें कौन सा एनर्जी काम कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काम कर रहा है। क्या बातें समझ में आ रही है। हाँ, तो बॉडी में जो रेस्ट की सिचुएशन में जो एनर्जी क्रिएट होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, यानी बॉडी की सिचुएशन के हिसाब से, है ना, जो एनर्जी क्रिएट होगा उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सप्रेस करेंगे तब तो आप इसका यूनिट लिख पाओगे ना। मैं एक्सप्रेस कर दूंगा, आप यूनिट लिख लोगे। तो अब पोटेंशियल एनर्जी को कैसे एक्सप्रेस करा जाए, थोड़ा ध्यान से समझा जाए, ठीक है। ये मेरे हाथ को ही देखो, मेरे हाथ ही एग्जाम्पल बने, ठीक है। ये मेरे हाथ जो आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, इसके पास कुछ ना कुछ मास है कि ना है, है। अब इस मास को उठा के मैं कोई पर्टिकुलर हाइट तक ले गया, अब माता के पॉइंट से यानी माता से मेरे हाथ तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, मतलब कुछ ना कुछ हाइट है, डिस्टेंस ना कह के हाइट कहते हैं। तो माता के सरफेस से हमारे इस हाथ तक कुछ ना कुछ क्या है, हाइट है, और मेरे हाथ में कुछ ना कुछ अपना मास है। मासले से मेरा हाथ, अरे मास है भाई, मेरे हाथ में मास वास है कि नहीं, जो दिखता है उसके पास भी है, जो ना दिखता है उसके पास भी है। तो कभी भी ये ना कहे कि जो दिखता है उसके पास ही है ना। ये क्या होता है मास, इसकी बातें बता चुका हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, फिर बता दूंगा कि सारी मास की कह लिए, तनी समझाओगे तनी फिर से, है ना। तो अभी बिल्कुल समझाऊंगा, टेंशन मत ले, अपने लड़का हो। तो ये मेरे जो हाथ है इसके पास कुछ ना कुछ मास है, राइट, और ये अर्थ सरफेस से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर हाइट पे है, ठीक। यही फोटो मैं बनाऊंगा बोर्ड पे, ध्यान से समझिए। अब इस हाथ को, आपको पता है कि हाथ के पास मास है, तो न्यूटन साहब कह के चले गए भैया कि कोई भी मास को माता एक खींचती है, पार्टिकुलर फोर्स से खींचती है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा हाथ इस सिचुएशन में है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अभी क्रिएट हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, हमारे हाथ का मास, या आया समझ में। एक तो हमारे हाथ का मास, और हमारा हाथ माता के सरफेस से, माता मतलब कौन, अर्थ, माता के
सरफेस से कितना दूर है और इस मास को माता कितना बल से अपने तरफ खींच रही है, यही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अरे ना आया, आ गया। अरे ना आया, अरे आया भाई जी। चलो तो लिख यहाँ पर एक सुंदर सा बालक, मतलब ड्रॉ करता हूँ। ये इसका एक हाथ नीचे और ये एक हाथ एकदम ऊपर कुछ ऐसे, और ये है सरफेस पे खड़ा, ये माता का सरफेस है, ये कौन सा? अर्थ, अर्थ सरफेस। और ये बेचारा अपने हाथ को कुछ इस तरह से कर रखा है, समझ में भी कौन है? बी कुमार है ना, भी खाना उन्हें नहीं मिल रहा बेचारे का हालत खराब चल रहा है, लॉकडाउन का समय इसलिए पतला हो गया है, ठीक है। हाँ समझ रहे संतोष भाई? ठीक, अब ये हाथ को क्या कर रखा है? कुछ इस तरह से टाइट कर रखा है, जो मैं भी प्रैक्टिकली करके आपको बता रहा था, ठीक है। तो इस हाथ के पास खुद का क्या है बच्चा? मास है, और ये अर्थ सरफेस से ध्यान से देखिए कुछ पर्टिकुलर हाइट पे है ना, और इस मेरे हाथ को जिसके पास मास है उसको अर्थ एक फोर्स से अपने तरफ क्या कर रही है? खींच रही है, जिसको बोलेंगे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज यू मतलब कौन? पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। ना दिखा? लिख लो क्या होगा इसके यूनिट। जहां पर m क्या है? मास है, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h क्या है? पार्टिकुलर हाइट है। समझो भी धीरज? हाँ समझ में तो आ ही जाएंगे दोस्त, लेकिन वही सिनेमा की कहानी कहाँ लगा रहेगा, कोई नहीं है, और भी लोग आ जाएंगे ना, और डर सकता सिनेमा फिर से लगेगा, फिक्र नॉट। समझ रहे इसमें साथ सिनेमाएं फिर से लगेगा, तो इस वक्त देख लीजिएगा एकदम शुरू से क्या क्या खेल हुआ था। अब इसकी यूनिट, अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या लिखोगे? जो एक्सेलरेशन का होता है, अब नाम तो आ गया ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन में कोई अंतर नहीं है, तो जो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है वही यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। लिख लो फिर फटाफट। कौन सा? जो एनर्जी का आता है। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी वही, काइनेटिक का भी वही, एनर्जी का भी वही, वर्क का भी वही, और टॉर्क का भी वही। अभी तो फिलहाल इतने का एक जैसे आ गए हैं। अच्छा और भी देखते हैं कहाँ कहाँ तक आएंगे एक जैसे। तो ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पर जो m दिख रहा है ना वेयर, ये जो m दिख रहा है क्या है? मास है, और मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है, तो अपने को मास की जगह पर क्या यूज करने हैं? केजी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जस्ट इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या निकल के आया था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी क्या निकल के आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आता है, क्यों आता है, एक बार बात करेंगे हम सब, है ना। ये इधर सही है, तो जो ए का यूनिट है वही क्या है? जी का यूनिट है। ये भी बेचारा वेक्टर है, ये भी बेचारा वेक्टर है, सारे प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करता है, सारे मैच करता है, बात समझ रहे हो? ओके। और एच क्या है? पार्टिकुलर हाइट, तो ये क्या है? हाइट है, और हाइट का क्या होता है? मीटर। हाइट का यूनिट क्या है? मीटर। हाइट मापने के लिए मीटर का यूज करोगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगाओगे, और मास को मेजर करने के लिए केजी। आ रहा है भाई? अब सारे के सारे कुछ कर दो, तो क्या जाएगा? मास के जगह पे केजी, और इसके जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की जगह पे मीटर। ठीक, तो क्या आ जाएगा? केजी। मीटर में मीटर से मल्टीप्लाई करा तो मीटर का स्क्वायर बाई सेकंड का स्क्वायर, तो ये तो हो गया यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यही हो गया यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके लिखा होगा, तो क्या लिख देगा देखो ध्यान से, केजी मीटर स्क्वायर, और सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसे कर देते हैं सेकेंड टू इनवर्स, यानी सेकेंड टू इनवर्स। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हो गया यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। विवेक विराट समझ में आया? ये सेकेंड के स्क्वायर को मैं ऊपर ले गया हूँ तो -2 आ गया है। ये चीजें तो पढ़े 8वीं में अच्छे से, कैसे नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे ले जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये तो हो गया, या तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट ये होगा, नहीं तो ये होगा, लेकिन कभी कभार ये भी ना रहेंगे,
कभी कोई और भी कुछ दूसरा रहेगा, वो क्या हो सकता है? तो थोड़ा ध्यान से देखा जाए। ये जो यूनिट है, ये वाला जो यूनिट है, क्या उसको हम थोड़ा इधर लिखना चाहते हैं? आप देखिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। लिखे ना यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पर लिखे हैं। तो भैया क्या ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड किसके बराबर? न्यूटन। न्यूटन के बराबर। बात समझ में आए? ये किसके बराबर? न्यूटन। और ये किसके? ये तो मीटर की जगह पे मीटर रह जाए ना, ये बेचारा टोटल किसके बराबर है? न्यूटन के बराबर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू न्यूटन। इट मीन 1 kg into 1 मीटर बाई 1 सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। बात समझ में आ गया? तो इस टोटल की जगह पे मैंने लिख दिया न्यूटन, की जगह पे मैंने लिख दिया मीटर, क्योंकि आप जानते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg 1 मीटर बाई 1 सेकेंड का स्क्वायर। बात समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने इसके जगह पर क्या लिख दिया? न्यूटन। तो न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट एवरीवेयर दिस, राइट। कभी कभार ये भी हो सकते कंफ्यूजन ना आना चाहिए, ना आया दिया गया, लिख लियो। तो थर्ड यूनिट इसके भी हो सकते हैं, न्यूटन मीटर। हमको लगता है न्यूटन मीटर का जो यूनिट ना एक और का भी आया था, कौन था वो? न्यूटन मीटर देख ले, पिछले बार आया था, किसका आया था? काइनेटिक का भी हो जाएगा। हाँ, काइनेटिक का भी हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लियो। दिख रहा है पर्टिकुलर कंडीशन, सारी बातें समझ में आ जाना चाहिए। इसको अच्छे से नोट करिए फटाफट और फिर आगे बातें करेंगे। प्रेशर या प्रेशर है ना भैया, बड़ा प्रेशर बन है ना हमसे का कही छे, अभी बड़ा प्रेशर। ठीक है, नोट कर लिए। ओके, और भी कोई है क्वांटिटी जिसके यूनिट लिखने हो गया? ओके, ठीक है। तो बाकी के जितने सारे रिमेन क्वांटिटीज हैं, तो बाकी का क्वांटिटी है वो आपकी बुक में गिवन है ना, उसको अच्छे से सॉल्व करिए। जिस अगर आपको लगेगा कोई भी समस्या, हमसे उसी वक्त कांटेक्ट कीजिए, ठीक है? उसी वक्त आकर कांटेक्ट कीजिए, आकर नहीं तो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी के भी थ्रू हमसे कांटेक्ट करिए, या तो क्लास में पूछिए, जैसे मन है वैसे पूछिए, बस क्या करिए, पूछिए, किसी भी शर्तें मंजूर, पूछिए। ओके, तो अब सर आगे का हेडिंग डाल वाल दिया जाए। हम आपको पढ़ा रहे यूनिट। क्या पढ़ा रहे सर? यूनिट। ये यूनिट बहुत निकाले, बहुत सारे क्वांटिटीज का। क्या है ये यूनिट? क्यों निकाले हम? तो किस दिन के लिए पढ़े इसको? यूनिट। हाँ, लियो, सारे कहानी खत्म कर लिए, पता नहीं यूनिट किस दिन के लिए पढ़े। अबे मेजर करने के लिए। हाँ, मेजर करने के लिए। किसे? फिजिकल क्वांटिटी। हाँ भाई, यही तो है अपने पास ऑप्शन कि यूनिट मैंने इसलिए पढ़ा ताकि मैं किसी को भी मेजर कर सकूं। और किसी को कौन है? फिजिकल क्वांटिटी। मतलब यूनिट एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव स्टैंडर्ड फॉर्म है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में आपका हेल्प करेगा। तो अभी जो 2-3 दिनों से जो आपने लगातार ये यूनिट पे यूनिट यूनिट पे यूनिट जो पढ़ते गए, उसका केवल और केवल आपके जीवन में इतना ही मदद होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बेचारा मेजर करने में आपका हेल्प करेगा। इसके बदला कुछ नहीं करेगा, है ना। झगड़ा उगड़ा करने में कोई हेल्प नहीं करेगा, है ना सर। बाराती जाने में कोई हेल्प नहीं करेगा, भोज खाने में कोई हेल्प नहीं करेगा। हेल्प करेगा केवल और केवल फंडामेंटल
क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में। बातें समझ में आ रही है? तो यही है मतलब यूनिट का जनरली आपके जीवन में उपयोग। ठीक है, तो अब तो बातें यूनिट की हुई सर, लेकिन हम अब पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। राइट, यूनिट क्या फालतू चीजें हैं या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे सर, इसको छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ोगे तो सारे फिजिकल क्वांटिटी अनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाथ। इसकी कोई नाथ ही ना रहे। कैसे मापोगे? पढ़ोगे तो सर जरूर, लेकिन मापोगे कैसे? सारे के सारे अनाथ हो जाएंगे, है ना? तो इसी के लिए यूनिट थोड़ा जरूरी होता है फिजिकल क्वांटिटी को डील करने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज। राइट, तो आगे का हेडिंग कर लेते हैं। लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। कभी कभार आपसे ये भी लोग पूछता है, कोई ना पूछेगा, मैं पूछूंगा। अगला हेडिंग कर दिया जाए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। जो यूनिट आपने पढ़ा उसके कुछ प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकते हैं? देखिए, हम इस टॉपिक के बाद जो बातें करेंगे वो काफी अच्छी बातें होगी और वो आपको काफी कॉन्सेप्ट देकर जाएगा। बशर्ते वो बातें बहुत आसान है तो समझ में भी आसानी से आ जाएंगे, वो तब की बातें रहेगी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट। राइट, यानी यूनिट की प्रॉपर्टी। तो यूनिट की प्रॉपर्टीज अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आपको यूनिट के बारे में कुछ अच्छी बातें आपको पता होना चाहिए होता है। जैसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट लिखने में अब कैपेबल हो। राइट, अब आप इतने एबल हो चुके हो कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को लिख सकते हो। लेकिन ये यूनिट एक्चुअल में क्या है, होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? राइट, देखिए, जब फिजिकल क्वांटिटी की बातें हुई, फिजिक्स आज से नहीं है, बहुत दिनों से है, लेकिन फिजिक्स की दुनिया लगातार एक्सपैंड कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो जैसा कि फिजिकल क्वांटिटी को आपने अलग अलग पार्ट में पढ़ा, सारे के सारे पार्ट का आपने यूनिट्स लिखा, फंडामेंटल का लिखा, सप्लीमेंट्री का लिखा और डिराइव का भी लिखा। ठीक ना? इसी तरह से सबके यूनिट आए, सारे के सारे क्वांटिटीज का क्या निकल के आया? यूनिट निकल के आया। तो यूनिट के बारे में केवल अगर आप इतना जानते हैं कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है? राइट, प्रॉपर्टी मतलब इसके गुणवन। ठीक, देखिए, यूनिट एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर किसी को फोर्स को मेजर करना है, कहानी समझिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। और अगर किसी को फोर्स को मापना है तो फोर्स क्या है? क्वांटिटी है। राइट, उसको मापने के लिए कौन सा यूनिट लाओगे? न्यूटन लाओगे। ठीक है, यहाँ सब बोलो, अच्छे से बोलना है, कोई ये नहीं है, बोलिए, जितने बोलना है उतना बोलिए, है ना? तो फोर्स एक क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए अपने को लाना पड़ेगा न्यूटन। राइट, अगर न्यूटन एक यूनिट है जो फोर्स को मेजर करने में अगर हमारा हेल्प करता है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसे क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना? अब ऐसा नहीं कि अपने को फोर्स मापना है इंडिया में और न्यूटन मिलता है फ्रांस में, कौन जलाने काय मापेंगे फोर्स को? छोड़ देते फोर्स को ऐसे ही, है ना भाई? समझ में आ रहा? तो क्या होना चाहिए? वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, कहीं पे भी मिल जाए, है ना? अगर डिस्टेंस को मेजर करना अपने को, तो उसके लिए कौन सा यूनिट लाने की जरूरत है? मीटर। वो मीटर अपने इंडिया में व्यवस्थित नहीं है, वो मिलता है जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। ये बात सही है? नहीं सही है ना? तो पहली क्वालिटी है कि यूनिट की प्रॉपर्टी में पहली बात याद रखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट में, कि यूनिट क्या होना चाहिए? इजिली अवेलेबल होना चाहिए, जहीं तहीं आसानी से क्या हो जाए? मिल जाना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई? ये पहली प्रॉपर्टी है, आसानी से मिल जाना चाहिए, है ना? वैसे नहीं कि उसको खोजने के लिए जर्मनी, जापान, मतलब स्पेस पे जाना पड़े। मंगल पे है मतलब न्यूटन, वहां से ढो के लाओगे तब फोर्स मापाएगा, काय का मापेंगे? छोड़ देते वैसे ही, जैसे हाँ बिल्कुल, जैसे वैसे चलने देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इजिली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात है, मान लीजिए कि अगर अपने को
डिस्टेंस को मेजर करना है या फोर्स को मेजर करना है। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमको क्या चाहिए, मीटर। तो पहली प्रॉपर्टी आपके समझ में आ चुका है कि इजीली अवेलेबल होना चाहिए, तो मीटर की जरूरत हमको पड़ेगा। ठीक, तो वो मीटर का साइज अगर इतना बड़ा हो बस ट्रेन के जैसा, जिसको लाने के लिए पता नहीं क्या से क्या करना पड़े, तो क्या सही है, क्या सही है, क्या ये क्वालिटी सही है? हाँ, डिस्टेंस को मापना तो है मीटर से, लेकिन वो मीटर का साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसको लाने के लिए एक ट्रेन भाड़ा करना पड़े, एक जेट भाड़ा करना पड़े। फिर क्या हो, मतलब डिस्टेंस मेजर हो, तो क्या डिस्टेंस को मेजर करना उचित है या छोड़ देना उचित है? जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। बात समझ में आ रही है? तो भैया क्या होना चाहिए, दूसरी बात है साइज में भी बड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब स्मॉल होना चाहिए। आप अपने भाषा में स्मॉल याद रखिए, मतलब यूनिट वो हो सकता है दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो साइज में बहुत ही ज्यादा कॉन्वेनियंट होगा, मतलब कॉम्पैक्ट होगा, मतलब छोटा होगा, स्मॉल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई? वो बड़ा नहीं होना चाहिए, ना तो बिल्कुल ही छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिखे नहीं इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाए, है ना, ये भी गलत है। और ऐसा नहीं कि साइज में मीटर इतना छोटा हो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर दिखने नहीं करता खुले आंख से, है ना, मापने के लिए वो टेलीस्कोप लाना पड़े, है ना। बात समझ में आ रहा है? अब टेलीस्कोप के रिस्पेक्ट में अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ये भी ठीक बात नहीं है। तो ना तो बिल्कुल ही छोटा, मतलब लाइटर होना चाहिए, ना ही बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जिसको हम क्या कर सके, आसानी से उठाकर ला सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि ये साइज में क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब कॉन्वेनियंट होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात है, और तीसरी बात है, अब मैं थोड़ा और फोल्ड बताऊंगा और फोल्ड के साथ ही साथ क्या करता चलूंगा, मतलब इसको बताता चलूंगा। उसके बाद तीसरी बात है, राइट, यूनिट का जो वैल्यू है वो हर जगह नहीं बदलना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अगर डिस्टेंस को मापने के लिए अब मीटर की जरूरत पड़ता है तो विवेक के घर पे, है ना, विवेक के गांव में, है ना, वो मीटर मापते हैं 90 मीटर का, सॉरी 90 सेंटीमीटर का 1 मीटर, और अमित भाई के गांव में मापते हैं 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, और पुनरवाड़ा में संतोषी जी के गांव में मापते हैं 120 सेंटीमीटर का 1 मीटर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब जगह उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, हर जगह, चाहे इंडिया में, चाहे जापान में, चाहे फ्रांस में, चाहे जर्मनी में, हर जगह उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। इसलिए कि कहीं 90 पे ही आ जाता है, कहीं 80 पे ही आ जाता है, कहीं 50 पे ही आ जाता है, कहीं पे बिना मोपले डिस्टेंस मपा रहा है, बिना मीटर ले ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीसरी बात है क्या है सर, सेम सब सेम होना चाहिए। हाँ, उसकी वैल्यू हर एक जगह सेम होना चाहिए, मतलब प्लेस टू प्लेस उसकी वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। बातें समझ में आ गई हैं? तो हम 4-5 प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाना चाहूंगा, ठीक है, और उसके बाद ये तो 3 प्रॉपर्टी हो गए, आप याद रख लोगे इसको। चौथे प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि जो यूनिट आप यूज कर रहे हो, ठीक, तो वो केवल और केवल पकड़ी में ही मान्य नहीं हो, पूरे दुनिया में मान्य हो, मतलब केवल और केवल वो यूनिट केवल और केवल इंडिया में ही मान्य नहीं, उसकी वैलिडिटी केवल और केवल इंडिया में ही नहीं हो, ऑल ओवर वर्ल्ड में। चौथा प्रॉपर्टी है कि यूनिट का जो एग्रीमेंट है वो यूनिवर्सली होना चाहिए। कहीं भी हमको अगर डिस्टेंस मापना है तो किसका यूज करना है, मीटर का है, कहीं भी, चाहे इंडिया में, चाहे जापान में, चाहे फ्रांस में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे यूएसए में, कहीं भी अगर अपने को फोर्स मापना है तो क्या लगाने हैं, न्यूटन ही लगाने, मीटर के लगाओ, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सली एग्रीमेंट होना चाहिए। बातें समझ में आ चुकी है? तो लिखिए थोड़ा सा भाषा, ये तो बातें समझ में आ गई हैं, अब हम थोड़ा कुछ अपने भाषा में आपको लिखाना चाहेंगे। तो लिखा है, देयर आर देयर आर देयर आर डिफरेंट टाइप्स, या देयर आर डिफरेंट पार्ट लिखिएगा, देयर आर डिफरेंट पार्ट, देयर आर डिफरेंट पार्ट, देयर आर डिफरेंट पार्ट, देयर आर डिफरेंट पार्ट, पांच को ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देयर आर डिफरेंट पार्ट, पार्ट के ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज अच्छा लगेगा, पार्ट अच्छा नहीं लगेगा। देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज,
ऑफ यूनिट, ऑफ यूनिट, ऑफ यूनिट इन गिवन विलो, इन गिवन विलो, इन गिवन विलो, ओके, इन गिवन विलो। मतलब कई सारे प्रॉपर्टीज है जो आपको क्या है दिए हुए हैं। भाषा लिखवाड़ में ऐसे ही पहला लिख लिया जाए बच्चों, पहला प्रॉपर्टी लिख लिया जाए, इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड लिख लोगे जी, मैं वर्ड वर्ड नहीं लिखने वाला, शुड जैसे लिखना वैसे लिखो, है ना। एक दिन समझदार हो जाएंगे तो शुड की सही स्पेलिंग आएगा, फिर देखकर खुद पे बहुत हंसेंगे कि यार सुधरे तो कम से कम। हाँ, जो भी हो ठीक है, आप जो आपको जो लिखना है लिखो, मैं बोर्ड पे ना लिखने वाला, ठीक है, ओके। हाँ, तो इट शुड बी, इट शुड बी ऑफ स्मॉल इन साइज, आप स्मॉल वाला भाषा याद रखते हो ना, स्मॉल इन साइज, साइज, हाँ, इट शुड बी ऑफ स्मॉल इन साइज या कॉन्वेनिएंट इन साइज। ये कॉन्वेनिएंट थोड़ा टफ है, कॉम्पैक्ट भी थोड़ा टफ है, लेकिन स्मॉल आपके बचपन की भाषा है। इट शुड बी ऑफ स्मॉल इन साइज, पहला प्रॉपर्टी हो गया। यूनिट क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, साइज में स्मॉल होना चाहिए। दूसरा लिखा जाए, इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड बी इजिली अवेलेबल, इट शुड बी इजिली अवेलेबल। बातें समझ में आ गई है ना, इजिली अवेलेबल की, इट शुड बी, हाँ, इट्स इजिली अवेलेबल, राइट। तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड बी नॉट चेंज, इट शुड बी नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, इट शुड बी नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगहों पे ये बदलना नहीं चाहिए, जो हर जगह इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्लेस तो कहना ठीक है, लेकिन टाइम टू टाइम भी कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि 12 बजे रात को और 90 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाता है ना, और बजे दिन को 80 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाता है, और मॉर्निंग के सुबह 6 बजे जब सूर्योदय होता है उस वक्त पूरे पूरे 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो टाइम टू टाइम भी उसकी वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, तो उसमें जोड़ लो एंड टाइम टू टाइम, एंड टाइम टू टाइम, it should be not change place to place and time to time, and time to time, time to time। तो भाई इसके अनुसार देख लिख रहा है, पढ़ा लिखा भी नहीं करता है, ले दिखा रहा है ना, कैसे बतियाता है भाई। अगर हिंदी ले लिया तो टाइम को भी लिखने का मौके नहीं, वही समय लिखते रहे, है ना। बड़ा का सुधार देखो, दिन रात सुधरोगे। अभी साइंस साइंस जो आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स जो आप पढ़ रहे हो, उसमें अभी दिन रात सुधरोगे, जितना पढ़ोगे उतने सुधरोगे। मतलब ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी पढ़ोगे उतने सुधरोगे। बात समझ में आ गई। ये कितने प्रॉपर्टी थे, तीसरे तीसरे थे, चौथे लिखा है, चौथे लिखा है, ठीक है। तो इट शुड, इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड बी, इट शुड बी यूनिवर्सली, इट शुड बी यूनिवर्सली, it should be universally agreed, it should be universally agreed। हाँ, पूरी पूरी दुनिया इसको क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, सहमत होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कितने प्रॉपर्टी हो गए, 4, 5, 6 लिखाऊंगा कम से कम, एक और भी लिख लीजिए, 5वां लिखिए, इट शुड बी, देखिए जैसा भाषा लिखा था वो याद करने में परेशानी नहीं होगी। इट शुड बी, इट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल 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 WELL, it should be well defined, well defined। हाँ, इसको डिफाइन करने में परेशानी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट, तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट आपको आसानी से समझ में आ गया,
इसका मतलब डिफाइन करने का तरीका भी ठीक ठाक है। अब ऐसा नहीं कि भाई इतना घटिया हो, इतना घटिया हो, इतना घटिया हो, तो उसको समझाने में क्या हो जाए, लोग के प्राण आफत में आ जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा? तो ये क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक, ये मतलब यूनिट के प्रॉपर्टी है। लास्ट वन भी लिख लीजिए, इट शुड बी नॉट, it should be not, it should be not change in, it should be not change in any physical condition, it should be not change in, not change in any physical condition, any physical condition, किसी भी फिजिकल कंडीशन में क्या होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, चेंज नहीं होना। ठीक है, ओके। अब ये 5-6 प्रॉपर्टी हैं यूनिट के, जो आप अच्छे से क्या रखिएगा। अब यूनिट पर गए, यूनिट फाइंड कर सकते हैं, यूनिट की प्रॉपर्टी पता है, यूनिट क्या है वो भी आपको पता चल चुके हैं। अब बस 2-3 दिनों में, 2-3 दिनों में, हाँ 2-3 दिनों में हम लोग डायमेंशन को स्टडी करना शुरू करेंगे। अभी 2-3 दिन पढ़ाऊंगा मैं, ये काफी सवाल बनवाने अभी बाकी है इस पे। ओके, तो ये मतलब हो गए, प्रॉपर्टी में किसी को दिक्कत नहीं। तो अब वो बातें पढ़िए जो आपने पहले से पढ़ चुका है। ठीक, अब कितना याद है ये मैटर करेगा। पढ़े तो है बचपन की क्लासेस में, लेकिन याद कितनी है वो याद करिए। वो 9वां वाले मास्टर है ना, 9वां वाले मास्टर और 9वें की पढ़ाई जो आपने पढ़ा था। अगेन हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। अगेन हेडिंग कर दिया जाए, ओनली एक ही मार सकता था। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, ये सिस्टम ऑफ यूनिट तो किसी को है पता? यूनिट और मेजरमेंट में ही पूछ रहा हूँ कि किसको है पता, नहीं तो बाकी के चैप्टर में नहीं पूछूंगा, चुपचाप पढ़ाता रहूंगा। क्या आप ये सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में कुछ जानते मानते हो? हिंदी बताओ इसको। मात्रकों की पद्धति वे क्या होता है? बहुत सारे, कैसे? सीजीएस, हाँ, एमकेएस, हाँ, एसआई, एसआई भी। अभी एसआई की तो बकस दे। ठीक है, हाँ, तो हिंदी में देख विद्याएं निकल के आ गई है ना, अंग्रेजी में समझ रहा है साले। हाँ, कोई नहीं है। सिस्टम ऑफ यूनिट इट मीन्स मात्रकों की पद्धति, है ना। तो वर्ग 9वीं में, मतलब 9वीं में आपने पढ़ा था मात्रकों की पद्धति। तो उस वक्त आपने मात्रकों की कितनी पद्धति पढ़ा? तीन पद्धति। एक था सीजीएस, एक था एफपीएस और एक था एमकेएस। याद आया? एक था सीजीएस पद्धति, एक था एमकेएस पद्धति और एक था एफपीएस पद्धति। बात समझ आ रहे हैं? हम इसी पद्धति को हम यहाँ पर सिस्टम नाम देंगे, कोई दिक्कत ना है ना। अब ध्यान दीजिए, तो बचवा इसकी थोड़ी बहुत कहानी है ना, इसकी थोड़ी बहुत कहानी। ऐसा ही अभी आने हैं दोस्त, ऐसा ही की थोड़ी फैल कर कहानी करेंगे हम सब, थोड़ा इज्जत देंगे उसको, है ना। बेचारा थोड़ा बाद में आया था लेकिन बड़ा काम का आया था, है ना। दूर आए मतलब देर आए और दुरुस्त आए, मतलब देर आए दुरुस्त आए की कहानी थी उसकी। तो देर आए दुरुस्त आए की कहानी हम लोग समझेंगे। बोलना भी है यहाँ दोस्त, ये आईएससी की क्लासेस है, जितनी बोलोगे उतने फायदे में रहोगे। ठीक है, तो आपके कैमरे भी हो रहे हैं, आ रहे हो बिल्कुल मस्त दिख रहा है आपके। ठीक है, तो ना दिखोगे तो पब्लिक गाली देगा भाई। समझ रहे हो ना कि लड़का घंटों में एक बार भी ना बोला। तो कोई नहीं है, कैमरा आगे की तरफ है, टेंशन मत है ना, कैमरा आगे की तरफ है, मेरे ही आ रहे फोटो सिर्फ। ओके, आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करो। तो सिस्टम ऑफ यूनिट, जनरली सिस्टम ऑफ यूनिट 3 होते हैं। तो ओल्ड, इस सिस्टम ऑफ यूनिट को बच्चा कहते हैं ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या मैं नाम लगा दूं? नाम क्या जोड़ देता हूँ, ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम ऑफ यूनिट ना रह के ओल्ड हो गए बेचारे, पुराना हो गया, सबसे पुराना ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। नाम क्या लगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा और भी मस्त लगेगा आपको, ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो जहां तक ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट की बातें अगर हम करेंगे, तो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जनरली 3 टाइप के रहे थे। और इस सिस्टम ऑफ यूनिट की सबसे खास बातें क्या थी कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग देशों में यूज किया जा रहा था।
यानी ये यूनिवर्सली एग्रीड नहीं था, राइट। अगर मान लेते हैं इसके 3 टाइप हैं, आप पहले शॉर्टकट में समझिए इसकी कहानी अच्छे से, फिर हम इसको लिखवाएंगे। एक था सीजीएस, ठीक है, एक था एमकेएस और एक था एफपीएस, राइट। एफपीएस, ये तीन के, अबे फाउच नहीं फूच, राइट, हाँ। ये 3 के 3 जो सिस्टम दिख रहे हैं ना बच्चा, ये 3 के 3 सिस्टम अलग अलग देशों में यूज किए जा रहे थे। कहीं पे सीजीएस यूज किया जा रहा था, कहीं पे एमकेएस यूज किया जा रहा था, कहीं पे एफपीएस, यानी पूरे दुनिया में एक जैसा यूनिट नहीं था, सब अलग अलग यूज कर रहा था। ये सबसे बड़ी फॉल्ट रही। ये क्या रहा, ब्रिटेन का साइंटिस्ट कुछ अलग ही यूज कर रहा था, फ्रांस का साइंटिस्ट कुछ अलग ही यूज कर रहा था। सबके मेजर करने के तरीका भी क्या रहे, अलग अलग, क्योंकि सिस्टम ही अलग थे तो मेजर करने का तरीका भी अलग था। तो सारे का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, साइंटिफिक वैल्यू अलग लगा जाते थे, बड़ा लोचा हो रहा था। तब इसी सब दिन को दूर करने के लिए आया था एसआई। अभी बात नहीं करेंगे उसका, ठीक है ना, पहले इसी दुनिया में बात करते हैं। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो अलग अलग देश अलग अलग तरीकों से, अपने अपने तरीकों से इसे क्या कर रहा था, यूज कर रहा था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, ध्यान दीजिए। तो ये ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जनरली 3 रहे, और उस टाइम ये अपने दुनिया में फेमस था, राइट। तो इस 3 यूनिट में, 3 सिस्टम में सीजीएस और एमकेएस सबसे ज्यादा फेमस था। एफपीएस को पूछने वाला थोड़ा कम था, और ये बेचारा फ्रेंच लोगों ने बनाया था। इसे किसने बनाया था, फ्रेंच लोगों ने, मतलब फ्रांस के लोगों ने। और इसको ब्रिटेन वाले ने बनाया था। भारत पे अपना सत्ता कायम रखते हुए भी साले बहुत आगे थे, है ना। तो इस सीजीएस को भी और एमपीएस को भी किसने बनाया था, ब्रिटेन वाले ने बनाया था, और एफपीएस को बनाया था फ्रेंच वाले ने। बात समझ में आ गई। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत हम क्या करते थे, इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत क्या करते थे और इसके अंतर्गत क्या करते थे, ये समझेंगे, ठीक। ये सिस्टम ऑफ यूनिट जहां तक आए, पॉपुलरिटी प्राप्त किया, मतलब पॉपुलर हुए, लेकिन लोगों की सारी समस्याओं को ये आसानी से डील नहीं कर पाया। फिर लोगों को आगे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी। बात समझ रहे हैं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट आ तो गए, लेकिन इससे सभी समस्याएं दूर नहीं हो पाई। मेजरमेंट की जितनी सारी समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो पाई। फिर लोगों ने आगे दिमाग लगाया, ऐसा ही नाम का चीज लाया, ठीक है। तो लिखिए ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में थोड़ा सा देयर आर, वर्षा भी जम के होने लगती है यार, ठीक है। देयर आर जनरली, देयर आर जनरली there are generally three types of, sorry, there are generally three types of, there are generally three types of, three types of old system of unit, old system of unit, old system of unit। फुल स्टॉप दे दीजिए, ओके। कितने हैं बेचारे ओल्ड सिस्टम, 3। कौन कौन है उसका नाम अब लिख लिया जाए। पहला है बच्चा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, कहीं कहीं सीजीएस बड़ा बड़ा लिखा रहेगा, कैपिटल ही लिखा रहेगा, ठीक। एक है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। एक बेचारा है एमकेएस सिस्टम। टाइम भी बहुत जल्दी निकलता है, समय हो जाता है। हाँ, और आई जी की क्लासेस है, बहुत कम लेने में ही अच्छा लगता है। कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो थोड़ा इसके बारे में बोलना चाहूंगा। देखिए बच्चा, सिस्टम ऑफ यूनिट की बातें अगर करेंगे, और अगर हम यूनिट की बातें करेंगे,
तो थोड़ा मैं जो आपको बोलूँ वो थोड़ा आप ध्यान से समझिए, आपके समझ में आ जाएंगे। जो भी यूनिट हमने निकाला है, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो इम्पल्स हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो टॉर्क हो, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट एक्चुअल में लेंथ, मास और टाइम के इन टर्म्स फॉर्म में ही आया है। ध्यान से देखिए, जितने सारे यूनिट को अगर आप देखोगे तो वो यूनिट लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में ही आया है, राइट। मतलब अधिक से अधिक यूनिट, जितने सारे यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री या डिराइव यूनिट, इट मींस फिजिकल क्वांटिटी, सभी के सभी या तो लेंथ या तो मास या तो टाइम के इन टर्म्स में ही क्या होते हैं, मतलब इन टर्म्स में ही मतलब डिफाइन होते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये जो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जो आप देख रहे हो, उसमें केवल और केवल इस ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत केवल और केवल तीन चीजों को ही मेजर किया गया, और वो था लेंथ, एक था मास, और तीसरा था टाइम। इसी तीन यूनिट के बारे में, सिर्फ तीन क्वांटिटी के बारे में यहाँ पे बातें करी गई। लेंथ के बारे में, मास के बारे में और टाइम के बारे में बातें करी गई, ठीक। और उसके बाद भी जो आपने यूनिट बनाया, उसमें भी लगभग लगभग यही तीन क्वांटिटी फेमस रहे। जरूरी नहीं है कि हर वक्त यही तीन क्वांटिटी आएगा या इसी तो तीन क्वांटिटी का यूनिट आएगा, कभी कभी डिफरेंट भी आते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ना लेंथ, मास और टाइम का ही हम लोग सारे के सारे यूनिट पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा ध्यान से लिखिए। अब इस सीजीएस की कहानी समझिए। ये सीजीएस यूनिट एक्चुअल में है ब्रिटिश यूनिट। इसे कौन सा सिस्टम कहिएगा? ब्रिटिश सिस्टम कहिएगा। इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम बिकॉज इसको बनाया था ब्रिटिश वालों ने, ठीक है। इस सिस्टम में हम क्या करते थे, सी से, सी का मतलब था सेंटीग्राम, सी का मतलब क्या था, सेंटी सेंटी सेंटी, नॉट ग्राम, सॉरी। सी का मतलब क्या था, ग्राम, ठीक है। और इस का मतलब क्या था, सेकंड। शॉर्टकट में लिख लेंगे अपना, ज्यादा भाषा वगैरह नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको भाषा लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये अगर सेंटी की बातें करो तो सेंटी किसे याद दिलाता है, लेंथ का। तो ये सेंटी किसका यूनिट होना चाहिए, लेंथ का होना चाहिए। और ये ग्राम किसका यूनिट याद दिला रहा है, मास वास का। ग्राम किसका याद दिला रहा है, मास का। तो ये ग्राम किसका यूनिट होना चाहिए, मास का होना चाहिए बुआ, ठीक है। और ये सेकंड किसका याद दिला रहा है, टाइम का। तो ये सेकंड किसका यूनिट होना चाहिए, टाइम का। तो इस सी में ये जो सी है वो किसका यूनिट है, लेंथ का है, ठीक है। और ये जो जी है किसका यूनिट है, मास का है। और ये एस जो है वो किसका है, टाइम का है। तो इन सीजीएस यूनिट लेंथ इज मेजर्ड बाय सेंटी, राइट, mass is measured by gram and time is measured by second, right। लिखिए भाषा बना के, देखिए। तो इन दिस सिस्टम हेडिंग कर दीजिए सीजीएस का तब। इन दिस सिस्टम length is measured by, in this system length is measured by सेंटीमीटर कह सकते हो आप, हाँ, सेंटीमीटर। लेंथ इज मेजर्ड बाय सेंटीमीटर, राइट, सेंटीमीटर। कॉमा देकर लिखिए। मास इज मेजर्ड बाय ग्राम, मास इज मेजर्ड बाय ग्राम, राइट। ग्राम को शॉर्टकट में क्या लिखते हो बच्चा, जी लिखते हो ना। मास इज मेजर्ड बाय ग्राम and time is measured by second, and time is measured by second, time is measured by second, right, time is measured by second, okay। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। पैराग्राफ चेंज करके, और इस ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में जो सबसे ज्यादा फेमस रहा था वो था सीजीएस,
सीजीएस का यूज अभी भी कहीं ना कहीं हर जगह आता है। बाकी एफपीएस का तो लूलू ही हो चुका है, एमकेएस का भी बड़ा कम आता है, लेकिन फेमस एफपीएस को छोड़कर सीजीएस और एमकेएस दोनों रहे थे। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। अब पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, इट इज अ फेमस सिस्टम ऑफ यूनिट। It is a famous system of unit. 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 Okay. And last one paragraph change करके लिखिए। Last one paragraph change करके लिखिए। क्लासेस में बारिश भी रिकॉर्ड हो गया होगा, बारिश की साउंड मस्त साउंड है। ओके, लास्ट वन लिख लीजिए। It is a British system of unit. It is a British system of unit. British system of unit. ठीक है बच्चा, आगे का हेडिंग कर दिया जाए। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अपन लोग, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल इसके ऊपर भी करवाऊंगा मैं, थोड़ा बहुत। आगे का हेडिंग कर दीजिए एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम रहने दीजिए। ठीक है, तोड़ लीजिए अब कंटिन्यूटी को। आइए फिर कल से बात करते हैं अभी, और इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। आइए इस पे निशान लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। अब जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। किसके भाषा में? माझी जी। अरे पढ़े हो माझी जी के बारे में? भाई जीता